नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल पर। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम को लेकर। शनि का गोचर हुआ है 29 अप्रैल को। शनि देव ने राशि परिवर्तन किया है। क्योंकि शनि का ये गोचर महागोचर इसलिए कहा जाता है कि इसकी अवधि थोड़ी लंबी होती है। बीते 29 अप्रैल को मकर राशि, जो कि इनकी अपनी राशि है, उसको छोड़ते हुए अपनी दूसरी राशि कुंभ में, जिसे मूल त्रिकोण राशि कही जाती है, वहां आ चुके हैं। 12 जुलाई तक वहीं रहेंगे। उसके बाद पुनः वापस मकर राशि में लौटेंगे और 17 जनवरी 2023 से 2025 के मध्य तक आपके जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि शनि का ये गोचर आपके एकादश भाव में, यानी कि लाभ के भाव में हुआ है। हर व्यक्ति के मन में ये शंका चलती रहती है कि ये जो परिवर्तन हुआ है, काश इस बार कुछ अच्छा हो। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शनि आपके दशमेश भी है और लाभेश भी है। यानी कि आप जो काम करते हैं कितने अच्छे से कर पाएंगे, कितनी सफलता से कर पाएंगे, कितनी ऊंचाई पर आपका व्यवसाय या नौकरी के बदौलत आप कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, कितने बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे, ये तय करने वाला 9 ग्रहों में कोई और नहीं, आपकी कुंडली में कौन है? शनि। वहीं पे आपके किए गए मेहनत, कर्म, व्यवसाय, नौकरी, चाहे वो कोई भी कर्म हो, उससे होने वाले हर तरह के लाभ को देने वाला वो भी आपकी कुंडली में कौन है? आपकी राशि में कौन है? शनि। इसलिए ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि के गोचर के बाद आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे। उन सब में आपको बताया जा रहा होगा कि भाई लाभ के भाव में आ गए, अब तो छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, लाभ ही लाभ होंगे। लेकिन अगर मान लो कि 100 लोग मेष राशि के हैं, तो क्या 100 लोगों को उस लाभ की प्राप्ति होगी? आपको यह समझना जरूरी है कि गोचर में शनि के द्वारा लाभ भाव में आने के कारण लाभ की स्थिति बन गई। जी हां, अब ये लाभ किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह जानना जरूरी है। दोस्तों, एक होता है गोचर और एक होती है जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका में जो लिखा होगा गोचर वही देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। मैं मानता हूं कि शनि का गोचर आपको आने वाले 2025 के मध्य तक लाभ देने के लिए हुआ है। यह उसी तरीके से है कि बैंक ओपन हो गया, बैंक खुला है, आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन पैसा कौन निकाल पाएगा? जिसका अकाउंट उस बैंक में हो, जिसका पैसा उस बैंक में हो। हर कोई नहीं निकाल लेगा। नहीं समझे दोस्तों? अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि भी लाभ की स्थिति बना रहा है तो गोचर आपको दे देगा। अगर कुंडली में आपका धन योग प्रबल है तो शनि हर तरह के लाभ आपको देगा, हर तरह के लाभ देगा। और आपने प्रारब्ध के अनुकूल काम किया है तब देगा। लाभ की स्थिति बनाता हुआ शनि आपको कितना लाभ दे पाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें। उसमें 3 बातें देखें कि शनि नीच तो नहीं, शत्रु राशि में तो नहीं है, कहीं अस्तगत तो नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि कमजोर शनि अशुभ परिणाम देता है, अस्तगत शनि अशुभ परिणाम देता है, शत्रु राशि में बैठा शनि अशुभ परिणाम देता है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कहीं शनि कमजोर तो नहीं। शनि को बलवान बनाने के कई उपाय हैं।
वो बात की बात है, मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि शनि को बलवान कैसे बनाकर उसके अच्छे फलों को लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जन्म पत्रिका में शनि कमजोर अवस्था में है या नीच है, अस्त है, पितृ दोष बना रहे हैं, श्रापित दोष बना रहे हैं। अगर गोचर में लाभ में आ भी गए तो कैसे देंगे लाभ? उस अनुपात में जितना आपको चाहिए। प्रारब्ध में भगवान ने अष्टक वर्गा में दे दिए आपको 40 पॉइंट, 38, 35। एक अरबपति खरबपति से भी ज्यादा पॉइंट्स लेकर बैठे हैं आप अपनी इनकम के भाव में, और जाकर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं 1-2 लाख रुपए की, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं। गलत, आपका प्रारब्ध कुछ और है, भगवान ने दिया है लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं और आप कहीं और गलत ट्रैक पर काम कर रहे हैं। तो आपको उस अनुपात में लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं महान क्रिकेटर धोनी जी का। देखिए, उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया एक छोटी सी नौकरी की। वो चाहते तो वहां पर ही पूरी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके आगे जाकर अपना एक नया करियर बनाया। उसी तरीके से आप सभी लोग जहां पर भी हैं उसके आगे भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में प्रारब्ध क्या कहते हैं। आपकी कुंडली में जो लिखा है, जो प्रारब्ध लिखा है, जो यूनिक कोड है, आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। आपको पहले पता तो होना चाहिए कि आपके जो लाभ का अनुपात है वो कितना बड़ा है, आपके जीवन की ऊंचाई किस लेवल की है। अगर आप जानेंगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचने की कोशिश कैसे करेंगे? तो आपका सवाल होगा कैसे जाने? तो एस्ट्रोलॉजी है क्यों? एस्ट्रोलॉजी तो है ही इसलिए कि आपको बताए कि आपकी कुंडली के अंदर क्या लिखा है। तो आप पत्रिका चेक करवा सकते हैं और उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका यूनिक कोड क्या है, आपको क्या करना चाहिए और आपके जीवन की जो ऊंचाई है वो कुंडली में भगवान ने क्या लिखकर भेजी। दूसरी बात, आपको यह पता होगा कि शनि जहां बैठते हैं, अगर वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठे हैं, यानी कि अपने घर में है, बिल्कुल स्वच्छ है, वहां पर कोई दुर्योग नहीं बन रहा, तो अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन जहां उनकी दृष्टियां जा रही हैं वो अच्छी नहीं मानी गई। आपने हर जगह ये बातें कॉमन तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो वक्र दृष्टि है। जहां बैठते हैं वहां तो अच्छा करते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। पहले मैं अपनी बातें क्लियर कर लूं, फिर आपके डर को मैं निकाल दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि एकादश भाव में बैठते हुए शनि की दृष्टियां जा कहां कहां रही हैं। दोस्तों, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं डायरेक्ट और 10वीं दृष्टि। तो पहली जो दृष्टि जा रही है एकादश में अगर बैठे हैं तो 11, 12, 1। तीसरी दृष्टि डायरेक्ट लग्ना पे जा रही है। लग्ना यानी आपकी जड़, यानी कि शनि की दृष्टि डायरेक्ट आपके हेल्थ पे गई, सेहत खराब होगा, ऐसा कई वीडियोज में बता रहे हो। मैं कहता हूं नहीं होगा। कारण क्या है? राहु वहां पहले से बैठे हैं। अभी कुछ समय पहले 12 अप्रैल को राहु वहां आ चुके हैं और 18 महीने तक वहां रहने वाले हैं। तो राहु जब आ गया लगन में और शनि की दृष्टि आ गई, तो शनि और राहु मित्र है और राहु है मंगल अभी, यानी कि मंगल की राशि में बैठा है। मंगल की पावर यानी कि आपके स्वामी की पावर को बढ़ा रहा है। कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि अशुभता लिए हुए आपके लग्ना को देख रही थी, आपके हेल्थ को देख रही थी, लेकिन वहां चूंकि राहु ने आकर उस एरिया को पहले से संभाल लिया। अब बात आती है एकादश भाव में जब बैठेंगे शनि, तो 7वीं दृष्टि डायरेक्ट जाएगी पंचम भाव पे। संतान का भाव, प्यार का भाव, लक्ष्मी का भाव, त्रिकोण भाव। आपने सुना होगा
एकादश और पंचम का संबंध अगर हो गया, 5 और 11 का संबंध हो गया तो बन जाता है धन योग। लाभ भाव में बैठे हैं, धन तो मिलेगा। नंबर 1, संतान भाव को दृष्ट भी कर रहे हैं। संतान आपकी मदद करेगा। जहां संतान आपकी सुन नहीं रहा था, संतान आपकी आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रहा था, संतान के तरफ से सहयोग की पूरी उम्मीद बन जाती है। साथ ही 5वां जो भाव होता है वो पुराने जन्म के कर्मों के आधार पे बना हुआ भाग्य है। कहते हैं ना कि पंचमेश जहां पर जाकर बैठ जाए वो भाव अपने आप ऑपरेट होने लगता है। यानी कि इस जन्म के कर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के आधार पे अपने आप चलायमान होता है। उसी तरीके से पंचम से कनेक्ट हो गए शनि, यानी लाभ भाव आने वाले 2025 के मध्य तक मेष राशि के जातक, तो आपका जो पंचम एकादश से कनेक्ट हुआ ना, यानी कि पिछले जन्मों के जो भाग्य को शनि का सहारा मिल गया, डबल बेनिफिट मिल गया। वहीं पे मेष राशि के जातकों को संतान का लाभ भी मिलेगा। यानी कि जो दंपति संतान के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उसके लिए 17 जनवरी से लेकर मध्य 2025 तक का समय संतान प्राप्ति का रहेगा। और अभी ये योग बना हुआ है 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक। लेकिन फिर से शनि की डायरेक्ट दृष्टि है तो आपको बड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। बच्चे से रिलेटेड प्रिकॉशंस, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि यहां आपके पिछले कर्म काम करते हैं। कुंडली में अगर पितृदोष है, बड़ा संभल के, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन जिनके शनि अच्छे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के विपरीत अगर किसी के शनि खराब है तो वो वहां पे अगर संतान की प्राप्ति के लिए वो फाइट कर रहे थे, अब एकादश में वो चले गए, अब शनि को खराब रिजल्ट देना है, अगर प्रारब्धवश आपके कुंडली में खराब है तो वहां पे और डिले कर देंगे। वहीं शनि अच्छे हैं तो संतान से लाभ भी मिलेगा। संतान के आने के बाद आपकी किस्मत ना बदल जाए तो कहना शनि की दृष्टि से युक्त संतान जब सृजित होता है और 12वें में बैठे हैं अभी गुरु, वाह, कमाल का हुनर, कमाल का टैलेंट, कमाल का दिमाग लेकर पैदा होगा आपका आने वाला मेहमान। समझिएगा इन बातों को, बड़ा गूढ़ रहस्य है, इतना आसान नहीं है समझना बातों को, लेकिन समझिएगा। पंचम भाव एजुकेशन यानी कि विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। हायर पोस्ट के लिए अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं, लाइक कोई पावरफुल जॉब के लिए सक्सेस मिल सकती है। मानता हूं कि शनि की डायरेक्ट दृष्टि से थोड़े शरीर में एक आलस्य की अनुभूति होगी, माइंड में एक दबाव सा बनेगा, उससे आपको फाइट करना पड़ेगा। कहते हैं ना, पढ़ने में मन ना लगना, बोलेगा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा आपका, बॉडी में शिथिलता सी अनुभव होगी, थोड़ा आलस्य का अनुभव होगा, उससे आपको फाइट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े बहुत कारक तत्व तो रहेंगे ही रहेंगे। शनि जहां अपने कारक तत्वों के साथ रहता है बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, और जहां पर कारक तत्वों की कमी आती है वहां पे नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। शनि मेहनत का कारक है तो विद्यार्थियों को भी मेहनत करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी, क्योंकि गेन हाउस में बैठा है। लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, नहीं कुछ हो रहा था, अभी हो जाएगा, क्योंकि शनि एकादश भाव में 30 साल के बाद आए ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल पहले भी थे अभी भी है। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। साथ ही जिन परिवारों को अपने संतान के द्वारा सहयोग नहीं मिल रहा था, मेष राशि को वो जातक जिनके संतान से सहयोग नहीं मिल रहा था, ये टाइम आ गया, आपकी संतान आपको सहयोग करेंगे, आपका आर्थिक सहयोग भी करेंगे, इमोशनल सहयोग भी करेंगे।
तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस फ्रंट पे अगर कुछ वाद विवाद चल रहा था, संतान में, पिता पुत्र में बन नहीं रही थी, तो जो मेष राशि के जातक हैं उनकी संतान उनके पक्ष में आती दिखेगी। अब बात करते हैं शनि के 10वीं दृष्टि जो कि आपके अष्टम पे जा रही, उसके बारे में अभी सारे ज्योतिषियों का यह कहना होगा कि अष्टम में दृष्टि जा रही है, खतरनाक है, एक्सीडेंट हो जाएगा। भैया कोई भी योग बनता है तो क्या शनि वहां 2.5 साल रहेंगे तो 2.5 साल तक पर डे एक्सीडेंट होता रहेगा क्या? नहीं, आपकी कुंडली में योग भी होना चाहिए। अभी मैंने बताया बैंक खुल गया है लेकिन विड्रॉ तभी होगा जब आपका अकाउंट वहां होगा। उसी तरीके से 10वीं दृष्टि अष्टम पे आ रही है, अचानक का भाव है, जिसके शनि खराब हुए वहां पर एक्सीडेंट की संभावना बनती है, लेकिन वो उसी का होगा जिसके अष्टम में अष्टवर्गा के बिंदु कम होंगे या उसका मारक या उसकी दशाएं चल रही होंगी। नहीं तो शनि कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे जी? क्या और ज्योतिषी जो बोल रहे हैं वो मूर्ख हैं? मेरा तर्क सुनिए। अगर कोई नुकसान होना रहेगा, 12वें भाव में कमजोरी होनी चाहिए। वहां अभी कौन बैठे हैं? 12 अप्रैल में राहु केतु का परिवर्तन हुआ, राहु लगन में आ गए, एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गया। वहीं पे 13 अप्रैल को गुरु आपके 12वें भाव में स्व राशि में चले गए। कैसे होने देंगे नुकसान? गुरु स्व राशि में 12वें में बैठे हैं, विदेश का लाभ, कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने देंगे। आपके नवमेश हैं, त्रिकोण के मालिक है, 12वें में बैठे हैं, खर्चे को नियंत्रित कर देंगे जो पिछले 2.5 साल से लगातार हो रहा था। अगर किसी वजह से अस्पताल जाना ना हुआ तो स्वस्थ होकर आएंगे, कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। विदेश से संबंध बनेगा, विदेश से लाभ होंगे, विदेशी भूमि पे रहने वालों को लाभ होंगे। गुरु जब तक है कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपका एक्सीडेंट होगा। तो मैंने दृष्टियां भी बताई और क्यों वो नेगेटिव चीजें नहीं होंगी आपकी लाइफ में ये भी बताया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर लग्न कुंडली में शनि खराब हुए आपके, तो जहां जहां दृष्टियां जा रही हैं वहां वहां से जुड़े आंशिक नुकसान अवश्य होंगे। उसके लिए अपनी कुंडली को ठीक कर लीजिए। आप बोलेंगे इतना आसान थोड़ी है कुंडली को ठीक करना। जी, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं, मुश्किल भी नहीं। देखिए, मैंने जहां ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई की, संयोगवश वहां की जो शिक्षिका हैं जिनसे मैं शिक्षा ले रहा था, बहुत सारे टीचर्स थे, बट एक शिक्षिका थी, कभी कभार मेरी कार से वो कभी कभी अपने घर तक आती थी, रास्ते में उनका भी घर था। संयोगवश मेरी पत्रिका एक दिन मेरे कार के डैशबोर्ड पे पड़ी हुई थी। उन्होंने देखना शुरू किया, बोला मुकेश ये आपकी पत्रिका है? मैंने कहा यस। तो आपकी जो आने वाली दशा है केतु की दशा, वो अच्छी नहीं होगी, इसमें प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं करना है आपको, और ये दशा बहुत संभाल कर निकालनी है। मैंने गुरु के सम्मान में अपना मस्तक नीचे किया, बोला जैसी आज्ञा। अगर कोई ऐसा बोल दे और खासकर वो आपके गुरु हो, डर तो लगता ही है। अब केतु जब आने वाला था उसके पहले से मैंने उसके सारे उपाय कर डाले। गणेश जी के चरणों में चला गया, सुबह शाम आरती, सारे उपाय, गणेश जी की स्थापना, 10 दिवसीय पूजा, विष्णु भगवान की आराधना, एकादशी का व्रत, सहस्त्रनाम, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। साउथ के मंदिरों में जा जाकर राहु केतु की शांति कराई, सब कुछ किया। यकीन मानिए मेरे 12वें में राहु बैठा है शुक्र की राशि में। यकीन मानिए केतु की दशा मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ दशा रही।
प्रॉपर्टी भी बेचा, अपना घर भी बनाया, सब कुछ किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों बता रहा हूं आपको? मेरे गुरु ने बोला था, उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं थी। मैंने उसको रेमेडी से उस नेगेटिव जोन को पॉजिटिव बना लिया। यही मैं आपको बता रहा हूं कि अब मेष राशि के जातक हैं, अभी कुंभ राशि में शनि का गोचर हुआ है, 2025 के आधे तक लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन जैसे ही 2025 के आगे बढ़ेंगे, मीन राशि में आएंगे, आपकी 7.5 शुरू होने वाली है 7.5 सालों के लिए। उस समय समस्या तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? 7.5 से कौन बचा है? समस्या जरूर आएगी, लेकिन उसके भी उपाय होते हैं, उसके भी उपाय होते हैं। आप उससे भी हंसते हंसते निकाल लेंगे। मैं आपको इतना सॉलिड तैयार कर दूंगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कब 7.5 आई और कब गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब मैं आपको बारी बारी से उपाय बताता हूं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अस्त के शनि, नीच के शनि, शत्रुगत शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देते। आप अपनी पत्रिका चेक कीजिए और देखिए, अगर नीच के शनि है, अस्तगत शनि है, तो मैं बारी बारी से उसके उपाय अब बताने वाला हूं, वो नोट कर लीजिए। दोस्तों, उपाय बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि जो अपने रिजल्ट्स देते हैं, सिर्फ आपके इस जन्म के कर्मों के आधार पे नहीं देते, वो कई जन्मों के कर्म के आधार पे देते हैं। और जब शनि जज हो तो उनके न्याय में कभी गलती नहीं हो, कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकते। दोस्तों, 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है दृढ़ कर्म, जिसको भुगतना ही पड़ता है, उसको बदला नहीं जा सकता। चाहे कितने भी आप पुण्य कर लो, कितने भी आप अपना सर पटक लो भगवान के चरणों में, उसको भुगतना ही है। वो दृढ़ है, उसके कारण भगवान आपकी पोस्टिंग ही ऐसी जगह करते हैं जहां कोई स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा। मान लो एक फरारी में पैदा होता है, उसको क्या स्ट्रगल, और एक स्लम एरिया में पैदा होता है, दोनों में अंतर होगा ना। कि एक भाई बिल्कुल फरारी में घूम रहा है, जन्म से ही सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ, और एक स्लम एरिया में। इसको कहते हैं भगवान का न्याय। कर्मों के हिसाब से उसका जन्म ही ऐसी जगह में होगा, वो दृढ़ कर्मों में आएगा, वहां से उसको स्ट्रगल करके निकलना नामुमकिन है। उस दर्द को झेलना ही पड़ेगा। क्यों झेला? अब तो नवजात शिशु है, एक सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ, एक स्लम एरिया में पैदा हुआ, निम्न वर्ग में पैदा हुआ, वहां से उसको स्ट्रगल करना, एजुकेशन लेना, अपना करियर बनाना। तो ये जो वर्गीकरण किया भगवान ने कि कौन कहां पैदा होगा, वो हमारे कर्मों के आधार पे हुआ। इसको कहते हैं दृढ़ कर्म, कोई नहीं बच सकता इससे। दूसरा होता है अदृढ़, जो हम पूजा पाठ के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, नियत के द्वारा उसमें बदलाव करके इस जन्म में हम उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक होता है दृढ़ादृढ़, यानी कि वो जस्ट कील पे खड़े रहने वाली बात है, जिंदगी भर उसका दर्द महसूस होता रहे। मान लो कि एक माता पिता से उसके पुत्र का वियोग हो गया जिंदगी भर के लिए, कोई अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, कोई अंगहीन हो गया। बहुत तरह के ऐसे दुख होते हैं जो कि कितना भी आपके पास पैसा हो, कितने भी रिलेशंस हो, वो दुख यहां पे टिस टिस करता है। वो होता है दृढ़। और ये संताप क्यों मिल रहा है, ये दुख क्यों मिल रहा है? सब पूर्व जन्म का, सारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल। तो शनि की जब बात हो रही है तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए। कर्म विपाक आदि शास्त्रों में जो 94 तरह के पातक और महापातक बताए गए हैं, उसके आधार पे ही हमारा अगला जन्म होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ताकि आपको पता चले कि वो हमारे क्या कर्म है जिसके कारण हमें वो सजा मिलती है और उससे कैसे बचना चाहिए। मैं बहुत जल्द उसे लेकर आऊंगा। और यही कारण है कि जब काशी में
कोई चिता जलाई जाती है तो जलने के बाद उसके राख पे 94 लिख दिया जाता है, 94। सब कर्मों का खेल है। 94 तरह के पातक होते हैं, 16 महत्वपूर्ण है। उन 16 से बच गए तो सबसे बच जाओगे। जीवघात, गोत्रघात, पितृघात, गर्भघात, ये घात का मतलब क्या हुआ? उसके लिए आपको आपसे कुछ गलती हुई है। पितृघात, पिता से आपने कुछ बदतमीजी की, पिता से कंट्राडिक्शन चल रहे हैं, उसको पितृघात। गोत्रघात, अपनी जाति वर्ण समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हो। गर्भघात, आपने किसी के कहने पे या दबाव में गर्भपात करवा दिया। जीवघात, किसी जीव को आप पीड़ा पहुंचा रहे हो। उसी तरीके से बालघात, भातृघात, ब्रह्मघात, बहुत सारे का ऐसे 16 मेन घात हैं। उनसे अगर बचे तो अभी शनिदेव के उपायों की बात हो रही है। तो शनिदेव के उपायों में शनिदेव कहते हैं कि जो धर्म का पालन करता है, न्याय और नियत को साफ रखता है, मैं उसे कष्ट नहीं पहुंचाता। शनिदेव के अनुसार धर्म क्या है? घृति क्षमा। घृति यानी कि धीरज बनाकर रखना विपरीत समय में। क्षमा, दुश्मनों को भी क्षमा कर देना, लेकिन सिर्फ 100 बार। अगर 101 बार भी दुश्मन गलती करे तो कृष्ण भगवान की तरह। दम यानी कि अपने इमोशन पे नियंत्रण। अस्तेय, सुचिता। अस्तेय यानी किसी भी तरह की चोरी, कपट, जालसाजी। सुचिता यानी कि तन मन कर्म से शुद्धि, नियत से शुद्धि। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर लगाम रखना, नियंत्रण में रखना। उसके बाद धी यानी कि बुद्धि को नियंत्रित में रख के उसको अच्छे तरीके से यूज करना। विद्या, सत्य और अक्रोध, यानी कि शनि भगवान के अनुसार ये धर्म के लक्षण हैं। तो आप अगर इनका उपयोग करेंगे तो आप जो पातक हैं 94 तरह के, उनसे दूर रह पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी की कुंडली में अगर शनि अस्त है तो एक तरीके का दोष होता है, तो उसकी शांति कैसे करें। तो शनि अगर अस्त है तो उस दोष की शांति के लिए ब्रह्मांड पुराण में रचित शनि वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से संध्या के समय करना चाहिए। अगर शनि ऐसे स्थिति में बैठे हैं जो कि शत्रु राशि में या राशि स्थिति जन्य कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है, तो उसकी शांति के लिए आपको शनि का एक मंत्र हमेशा 3 माला या 5 माला की संख्या में जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम शनिश्चराय नमः। 7.5 ढैया इत्यादि के गोचर का जो परिणाम है उसकी शांति के लिए शनि दशरथ स्तोत्र। दोस्तों, अगर आप शनि की 7वीं दृष्टि जो पंचम पे जा रही है, तो संतान के लिए अगर कोई भी भय मन में है तो उसके लिए शनि गायत्री मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से संध्या के समय करना चाहिए। विशेष किसी तरह के अनिष्ट योग जैसे कि राहु शनि अगर कुंडली में है तो उसको कहते हैं श्रापित दोष, उसका निवारण करवाना चाहिए। और अगर शनि सूर्य एक साथ है या पितृ दोष की स्थितियां बन रही है तो इसके लिए भी आपको अच्छे तरीके से एक जो विधि विधान से पूजा है उसको करवाना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग गलतियां करते हैं कि कभी कुछ पूजा करवाया था और इस बात की मुहर लगा लेते हैं कि जी हमने तो एक बार जिंदगी में शनि की शांति करा दी थी, सब ठीक हो गया। और ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। हम किसी ग्रह से लड़ रहे हैं। मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया कि विपरीत परिस्थितियों को मैंने अनुकूल बना लिया। तो शनि को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे आसान उपाय है नियत की शुद्धि और जबरदस्त परिश्रम। कर्म फलदाता है, कर्म प्रधान ग्रह है। जितना मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, शनि उतने ही बढ़िया परिणाम आपको ला कर देंगे। फिलहाल मैंने जो आपको दिशा निर्देश दिया है, आप इसका अगर पालन करते हैं, अपनी कुंडली की विवेचना अभी से करवा लेते हैं क्योंकि आपकी 7.5 आने वाली है, तो आपको यकीन दिलाता हूं आप इस शनि के लाभ भाव के गोचर का उचित परिणाम लेने के साथ साथ आने वाली 7.5 में भी अनुकूल दिशा में बढ़ते जाएंगे। आपको कहीं भी किसी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंत में जाते जाते देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में आए हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। सत्ता, पावर, राजनीति को ये
रिप्रेजेंट करते हैं। तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय, पद का समय, प्रतिष्ठा का समय। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय, प्रमोशन का समय। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि दसम भाव में जब शनि का गोचर था पिछले 2.5 सालों से, कितना पसीना बहा है, कितनी मेहनत किया आपने, उस अनुपात में भी लाभ नहीं दिखा आपको। लेकिन आपने एक बेस तैयार कर लिया है, प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और उसी पे खड़े होके ये लाभ लेंगे अब 2.5 साल। जनवरी से बहुत बढ़िया योगायोग, अभी 75 डेज के लिए बहुत बढ़िया योगायोग, इसका लाभ लें। फिलहाल ज्यादा घबराना नहीं है, साढ़े साथी का भय बिल्कुल नहीं रखना है। अभी 2.5 साल बाकी है, चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दूंगा। अगर आपकी पत्रिका में शनि अशुभ अवस्था में है, छाया दान करें, सुंदर कांड का नियमित पाठ करते रहें, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की स्तुति करते रहें, हनुमान जी को बिल्कुल ना छोड़ें। हो सके तो नैनीताल जाकर नीम करौरी बाबा कैंची धाम में अपने आप को समर्पित करें, दर्शन करें, सारे शनि जनित दोष का निवारण होगा। शनि के प्रकोप से बचने के लिए, शनि के द्वारा हर तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आप मेरी निजी राय जानना चाहें तो मैं बोलूंगा शनिवार के दिन सिर्फ और सिर्फ सुंदर कांड का पाठ, सामने शमी का पौधा रख लें, तिल का दीपक जला दें, सुंदर कांड का पाठ करें अपनी मनोकामना बोलकर। मेरी अनुभूति से, मेरे एक्सपीरियंस से रामबाण उपाय ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, मैंने पिछले कई वर्षों में अपने इस ज्योतिषीय करियर में काफी अनुभूतियां की हैं। 10 महाविद्या का साधक हूं। बगलामुखी माता, कमला, काली माता, सभी की साधना मैंने की है, अनुभूतियां की हैं। किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, प्योर साइंस है, लेकिन इतना लाभकारी मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इतने लाभ ले पाऊंगा। मैंने भी नहीं सोचा था। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस पावन शास्त्र का उपयोग करें। भविष्य में होने वाले चीजों को अगर आपको पहले से जानकारी मिल जाती है कि ये चीजें हो सकती हैं, आपके लाइफ में एक अंदाजा भी मिल जाता है, तो आप उस पर वर्कआउट करके, उस दिशा पे काम करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने मित्रों के लिए शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, मैं क्षमा चाहूंगा, काफी विलंब के बाद आपको ये वीडियो मिला है, क्योंकि मैं एक छोटी सी डेंटल सर्जरी से गुजरा हूँ, जिसके कारण मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा। तो अब मैं रिकवर कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे, और अगर मेरी कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।